नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। बीटीसी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए जैसे कि इम्पोर्टेंट हम वन लाइनर मैराथन के रूप में करा रहे हैं, तो आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास। तो उसके अंतर्गत जितने भी आपके वन लाइनर क्वेश्चन दे रखे हैं उसको हम टोटल 2 पार्ट में जो है वो देखेंगे, ताकि ज़्यादा वीडियो लेंथी भी ना हो और सभी आपके प्रश्न जो है वो समाप्त हो जाए। इससे पहले वाला जो वीडियो है वो आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा, और कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी सब्जेक्ट की जो है वो मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि पठन जो है इससे आपका क्या अभिप्राय है। तो पठन का आप सभी जानते हैं क्या अर्थ होता है। पढ़ना होता है, अर्थात लिखित जो सामग्री है उसको पढ़ना और उसका अर्थ भी तो ग्रहण करना है। ऐसा नहीं कि केवल आप रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग के साथ साथ आप क्या चीज पढ़ रहे हैं यानी उसका अर्थ को ग्रहण करना। इस पूरी प्रक्रिया को पठन या वाचन के नाम से जो है वो जाना जाता है। लेखन आपका 2019 में देखिए पूछा गया था सबसे लेटेस्ट में कि लेखन किसे कहते हैं। तो जब हम अपने मन के बाहरी और अंदरूनी जो भाव हैं, विचार हैं, उनको शुद्ध रूप प्रदान करके लिपिबद्ध करते हैं। क्या करते हैं? लिपि एक प्रदान करके लिपिबद्ध करते हैं, तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति को लेखन कहा जाता है। थोड़ा सा आपको डेफिनेशन वाली लैंग्वेज में लिखना है। अगला है लेखन की अशुद्धियां क्या होती हैं। तो सबसे पहले ये होती है रेफ या रकार संबंधी दोष। रेफ रकार में कैसे अशुद्धि करता है बालक? जैसे आप देखते हैं ना कि कृपा इस प्रकार से लिखा जाता है, तो कुछ लोग कृपा लिख देते हैं छोटी की मात्रा लगाकर। इसी प्रकार जैसे कि आपका अग्रज इस प्रकार से लिखा जाता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं पूरा अलग अलग लिख देते हैं अगरज। ये आप एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। आरंभिक पठन कौशल के जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? शिक्षण और जो बालक है उसके बीच आत्मीय संबंध जो है वो आवश्यक है। अगला प्रश्न 2019 में लेटेस्ट में पूछा गया था, पठन कौशल जो है उसके बाधक तत्व बताइए। तो सबसे पहला तो अति शीघ्रता के साथ पढ़ना, ज्यादा स्पीड में आप पढ़ रहे हैं वो भी आपका एक बाधक में आएगा। अटक अटक कर बोलना, व्याकरण जो तत्व है उनके ज्ञान का अभाव, जैसे ऊपर ही मैंने आपको बताया वो भी एक ज्ञान के अभाव के अंतर्गत आएगा। एकाग्रता का भी अभाव, जैसे आप बहुत शोरगुल वाला माहौल हो तो वहां पर एकाग्रता की कमी आपको देखने को मिलेगी। पठन कौशल में बाधा पहुंचाते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें हो जाएंगी। तो ये सभी आपके पठन कौशल जो है उसमें बाधा पहुंचाते हैं। आसानी से आप कर सकते हैं। 2019 में प्रश्न भी आया था। अगला कह रहा है कि लेखन कौशल को प्रभावित करने वाले तत्व या दोष बताइए। तो सबसे पहला क्या लेखन में है कि सिरोरेखा की उपेक्षा। सिरोरेखा क्या होती है? जैसे ये लिखा है सिरोरेखा, तो ऊपर आप पहले लाइन खींचते हैं उसके बाद ही तो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं लिखते ही नहीं है, कुछ लोग ये लाइन बिना खींचे लिखते हैं, कुछ लोग इसको तिरछा बनाते हैं। ये सारे इसमें दोष में आते हैं। इसी प्रकार शब्दों के बीच का अभाव, कुछ लोग क्या करते हैं गैप बहुत ज्यादा रखते हैं कि यहाँ शब्दों लिखा के थोड़ा दूर लिखा, बीच थोड़ा पास लिख दिया। तो ये सारी चीजें। और कुछ लोग का इसी में अभाव के अंतर्गत अगर बात करें तो शब्दों के एकदम पास में एक के लिख देते हैं, बीच में थोड़ी भी डिस्टेंस नहीं रखते क्योंकि दूर दूर आप लिखेंगे तो साफ होती है। ये भी दोष में है। अक्षरों का विकृत आकार, टेढ़ा मेढ़ा लिख रहे हैं। विराम चिन्हों से संबंधित त्रुटियां, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, ये सब नहीं हमें पता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अनुनासिक तथा अनुस्वार संबंधी त्रुटियां भी, एक आपकी विसर्ग वाली, एक आपकी जो बिंदी लगाते हैं। तो वैसे आपका अनुनासिक अनुस्वार क्या होता है? तो अनुनासिक जो है इसमें आपकी चंद्र बिंदी होती है, और जो अनुस्वार है इसमें आप केवल बिंदी लगाते हैं। तो इसकी जो गलती करते हैं, जैसे कि गंगा हो गया तो उसमें गगा तो लिख देते हैं, कुछ लोग बिंदी नहीं लगाते हैं। संत है तो उसमें बिंदी ना लिख के डायरेक्ट सत लिख दिया। तो ये सारी चीजें। इसी प्रकार आंख जैसे लिखते हैं तो उसमें आपका अनुनासिक में इस प्रकार से चंद्र बिंदी आती है, पर कुछ लोग दूसरे वाला अनुस्वार वाली जो है वो आंख लिख देते हैं। तो ये भी आपके इसी सभी लेखन कौशल के दोष में आएगा। और ये अनुस्वर नहीं होता है, अनुस्वार होता है, यहाँ पर एक मात्रा भी लगती है, स्वार। देखते हैं ना अगला प्रश्न। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थक, इच्छार्थक और विस्मयार्थक। तो ये सभी आपके प्रकार होते हैं वाक्यों के प्रकार। यहाँ पर तो अर्थक करके सब लिखे हैं, पर यही वाचक करके भी होते हैं। जैसे पहला वाला है तो विधान वाचक वाक्य, इसे हम अफर्मेटिव कहते हैं, जिसमें आप कहेंगे क्रिया के करने या होने का बोध होता है। जैसे रमा खेल रही है, खाना खा रहे हैं, तो इस टाइप से। निषेधार्थक
निगेटिव होता है, नहा नहीं के संबंध में, कि तुम्हें घर नहीं जाना है। इसी प्रकार प्रश्नार्थक इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्न पूछने के संबंध में कि तुम क्या कर रहे हो। आज्ञार्थक किसी प्रकार की आज्ञा हो, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। तुम बाहर जाओ, ऑर्डर देते हैं, तुम खेलने के लिए बाहर जा सकते हो, तो अनुमति होता है। तो ये सब आपके आज्ञा में वाचक में आते हैं, जिसमें आज्ञा, उपदेश, आदेश, अनुमति, प्रार्थना सब चीजें आ जाती हैं। संदेहार्थक यानी संदेहवाचक के रूप में कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्पेक्टिकल सेंटेंस, जिसमें संदेह या भावना का बोध होता है। जैसे हम क्या कहते हैं कि आज शायद बारिश होगी। इसी प्रकार संकेतार्थक में हम क्या कहते हैं कि संकेत किसी प्रकार का, कि एक क्रिया दूसरी पर निर्भर होती है। कहते नहीं कि अगर आज बारिश होगी तो हम बाहर घूमने जाएंगे, अगर आज बारिश होती तो पानी की कमी ना होती, इस टाइप से। इच्छार्थक तो इच्छावाचक होते हैं, जैसे कि हम किसी प्रकार की शुभकामना, आशीर्वाद, इच्छा आदि भाव प्रकट कर रहे हैं कि भगवान तुम्हारा भला करे, सदा कल्याण हो, मुझे आज बाहर जाने का मन हो रहा है, इस टाइप की सारी चीजें। विस्मयार्थक जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसमें विस्मय, हर्ष, क्रोध, घृणा ये सारे भाव होते हैं। कहते नहीं कि अरे तुम कितनी सुंदर लग रहे हो, मतलब कहने का वहां पर एक्सक्लामेटरी जो साइन है वो आपको देखने को मिलता है। और इस प्रकार के शब्द भी देखने को मिलते हैं कि छी कितना गंदा पानी है, इस टाइप से। अगला देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं। और इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक भी अवश्य जो है वो कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूं। वर्ण की बात करें तो जिनको खंड खंड ना किया जा सके उन्हें हम कहते हैं वर्ण। अमूल्य, अखंड, मूल्य ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं। अगला कह रहा है वर्ण वाक्य के खंड कीजिए। तो एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय, एक को कहते हैं सब्जेक्ट, दूसरे को कहते हैं प्रेडिकेट। तो विधेय में खंडित किया जा सकता है, यही होता है। अगला कह रहा है विधेय किसे कहते हैं। तो देखिए 2018 में पूछा गया था, प्रेडिकेट इंग्लिश में मैंने आपको पढ़ाया था, जो शाम की 8 बजे इतने दिन से इंग्लिश की क्लास चल रही है, डीएलएड 4th सेमेस्टर की। तो उद्देश्य के विषय में बताने वाले सभी पद विधेय कहलाते हैं। सब्जेक्ट के बारे में जो प्रेडिकेट है वही तो बताता है, अर्थात उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है वो विधेय कहलाता है। जैसे कि जीवन के मित्र ने मुझे एक सुंदर पेन दिया, यहाँ पर पेन लिखा है, पेन एक मात्रा लगती है। इसी प्रकार यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी लिखा है कि ऊपर के वाक्य में जीवन के मित्र ने उद्देश्य है और मुझे एक सुंदर पेन दिया, वो आपका विधेय है। यहाँ भी पेन में 2 मात्रा लगी, एक लगती है। अगला कह रहा है आज्ञावाचक वाक्य को समझाइए। तो आज्ञावाचक वाक्य मैंने आपको बताया कि जो वाक्य आज्ञा अथवा अनुमति का बोध कराते हैं उन्हें हम कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। जैसे बसंत तुम कक्षा से बाहर चले जाओ, तो क्या है, आज्ञा है। आप बैठ सकते हैं, अनुमति है। इस टाइप की सारी चीजें इसमें आती है, मैंने अभी ऊपर प्रकार भी बताया अलग अलग। अगला कह रहा है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर होते हैं, एक व्यंजन। ये तो आप सभी जानते भी हैं। अगला कह रहा है ध्वनि क्या है। तो हिंदी भाषा में ध्वनि शब्द का अर्थ क्या होता है, सीमित होता है। यहाँ ध्वनियों से हमारा तात्पर्य उन ध्वनियों से है जिनका हम अपने मुख से उच्चारण करते हैं। ध्वनि के प्रकार पूछे गए हैं, तो ध्वनि के प्रकार स्पष्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, ध्वनि उत्पादक जो अव्यय है उनको जानना आवश्यक है। जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, जीवा, नासिका, जिनसे उच्चारण होने वाले अलग अलग वर्ण को हम देखते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट, बलाघात क्या होता है। ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है आपसे। तो बलाघात की डेफिनेशन भोलानाथ तिवारी जी के शब्दों में लिखिए कि बलाघात मूलतः शक्ति की वह मात्रा है जिसमें ध्वनि, अक्षर, शब्द या वाक्य का उच्चारण किया जाता है और शक्ति अधिक के कारण ही अपेक्षिता अधिक बलाघात युक्त ध्वनि, अक्षर या शब्द आदि आसपास की अन्य ध्वनियां आदि से भी मुखर और शक्तिशाली होती हैं। अगर नॉर्मल अर्थ की बात करें तो आप क्या कह सकते हैं कि किसी भी कार्य हो गया, वस्तु हो गया, और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर साधारण से कुछ अधिक बल लगाने का जहां पर भाव होता है उसको हम बलाघात जो है वो कह सकते हैं। दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि मन के जो आपके भाव हैं, विचार हैं, उनको या उनके महत्व को समझाने के लिए उन पर विशेष जब हम जोर देते हैं तब आपका बलाघात जो है वो होता है। अगला पूछा गया स्वराघात। 2018 में देखिए प्रश्न पूछा गया था कि सुर में उतार चढ़ाव होता रहता है। सुर आपके उच्च, मध्य तथा निम्न होते हैं। जैसे आप देखते हैं कोई वीरांगना है, उन पर कोई कविता पढ़ाई जा रही है, तो उसी लेवल पर आपके जो सुर होते हैं उसमें भी तो उतार चढ़ाव होता है कि खूब लड़ी मर्दानी वो, तो इस टाइप से स्वर का भी तो उतार चढ़ाव होता है, उसी को लेकर यहाँ पर कहा गया है।
कि वास्तव में स्वर से तात्पर्य स्वर तंत्रियों से उत्पन्न उस सुर या आवाज से जो कभी नीची, कभी ऊंची और कभी समपड़ाई सुनाई पड़ती है, जो स्वर तंत्रियों के तनाव पर निर्भर होती है। क्योंकि उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में जब अधिक तनाव होता है तब उच्च स्वर, और जब कम तनाव होता है तब निम्न स्वर जो है वो निकलता है, और मध्यम तनाव होता है तब आपका सम या मध्यम स्वर निकलता है। तो आसानी से आप लिख सकते हैं, चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, कैसे भी पूछा जाएगा आप आसानी से कर लेंगे। अगला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण कीजिए। तो हिंदी ध्वनियां जीवा के आधार पर, ह्रस्व दीर्घ के आधार पर ऐसे अलग अलग डिवाइड किया गया है। जीवा के आधार पर समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत और अर्ध समृद्ध, जिसके अंतर्गत के कौन कौन से वर्ड आते हैं वो भी यहाँ पर लिखे हैं। और ये सारी चीजें डिटेल में मैंने आपको बताई थी जब इसी के मैं बहुविकल्पीय जो है वो करा रहा था, कि कौन कौन से आधार पर डिवीजन किया गया है। इसी प्रकार ह्रस्व दीर्घ के आधार पर देखेंगे तो ह्रस्व दीर्घ और एक और प्लुत होता है, वो यहाँ पर लिखा नहीं है पर उसको भी यहाँ पर लिख लीजिए। ये ह्रस्व दीर्घ के आधार पर ना कहकर आप कह सकते हैं उच्चारण काल के आधार पर या मात्रा के आधार पर आप इसको लिख सकते हैं। और भी डिवीजन होते हैं पर यहाँ पर दो ही दिए हैं तो दो ही हम बात कर रहे हैं, वरना आपको डिटेल में देखना हो तो एक बार बहुविकल्पी वाला इसी सब्जेक्ट का वीडियो देख लीजिएगा, वहां पर मैंने बताया था। अब ये जरूर देख लीजिएगा कि ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं, आ ई उ री, क्योंकि ये संख्या पूछ ली जाती है। दीर्घ में देखिए बाकी बचे आ रहे हैं, इसी प्रकार विवृत में आपका बड़ा आ रहा है, अर्ध विवृत में ये, तो ये आपके सब जो आपका उच्चारण करते हैं उसके आधार पर होता है। संवृत्त हो गया, अर्ध विवृत हो गया, या विवृत किसी में भी, जैसे विवृत आपका होता है तो इसमें क्या होता है कि आपका जो स्वर का उच्चारण है उसमें जीवा मध्य में से स्थित होती है और मुख विवर पूरा आपका खुलता है, तो ऐसे उच्चारित स्वर को हम विवृत कहते हैं। जब मुख पूरा खुला है तो बड़ा बोल के देखते हैं, उसमें ही आपका आता है। तो ये सारी चीजें आप इस आधार पर याद रख सकते हैं। तो ये सब जीवा के आधार पर ना होकर जीवा की ऊंचाई के आधार पर भी आप कह सकते हैं, क्योंकि उसमें भी मेन रोल होता है। और एक जीवा की स्थिति के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें आप अगर देखेंगे तो तीन टाइप होते हैं, एक अग्र स्वर, एक मध्य स्वर और एक पश्च स्वर। होठों की आकृति के आधार पर भी होता है, जो कि गोलीय, अगोलीय, जिसे हम वृत्ताकार, अवृत्ताकार, इस प्रकार से डिवीजन जो है वो करते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो हिंदी भाषा में उच्चारण को शुद्ध रूप प्रदान करने में स्वरों का विशेष स्थान होता है। उच्चारण में एक मात्रा का समय जहां होता है वहां ह्रस्व स्वर होता है, जैसे कि आ ई उ, और साथ में री से ऋषि वाला भी। देखिए ऊपर इतनी इसमें कंफ्यूजन कर दी जाती, देखिए ह्रस्व स्वर में यहाँ पर री से ऋषि लिखा है, यहाँ नहीं लिखा इन्होंने। अब ऐसे में जब आप पढ़ेंगे तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, चारों होते हैं। अगला कह रहे हैं कि अनुनासिक स्वर क्या है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वारा भी बाहर निकलती है उसे हम कहते हैं। इसके लिए आप ये चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं पर सुविधा के लिए स्थान अभाव के कारण चंद्र बिंदु के स्थान पर मात्र बिंदु लगा देते हैं, और बिंदु ही लगा दिया जाता है, जैसे कि कहीं में, कहीं है, मैं है आदि में अनुनासिक से अर्थ में अंतर जो है वो पड़ता है। तो ये तो मैंने ऊपर अभी प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में आपको अनुनासिक और अनुस्वार दोनों बता दिया। अगला कह रहा है कि प्रयत्न से आशय समझाइए। तो ध्वनियों के उच्चारण से होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, याद रखिएगा। अगला है टा वर्ग में आने वाले वर्ड। तो टा, ठा, डा, डा, डा और टा ये सारे आते हैं, आप सभी जानते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो जब एक से अधिक व्यंजन एक साथ इकाई के रूप में आते हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे कि छत्र, ज्ञा और श्रा। ये तो मैंने आपको बताया था। अगला कह रहा है स्वर के भेद बताइए। तो मुखाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, उच्चारण के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर, इन इन आधार पर यहाँ पर डिवीजन जो है वो होता है। यही मैंने ऊपर बताया अभी था। अगला कह रहे हैं कि संदेश से आशय के बताइए। तो बालकों को उनके ज्ञानार्जन हेतु, व्यक्तित्व विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षकों द्वारा कई प्रकार के संदेश समय समय पर दिए जाते हैं। ऐसे में इन संदेशों को सुनकर समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वह इन संदेशों का अनुपालन करके ही उचित व्यवहार प्रस्तुत करते हैं। अगला कह रहा है नाटक शिक्षण क्या है। तो नाटक साहित्य का एक अभिन्न अंग माना जाता है। अवशेष अवस्था विशेष जो है उसका अनुकरण करके आनंद लेना और दर्शक जो है उसको आनंद प्रदान करना, वो नाटक कहा जाता है। ये सारी चीजें आपको पता तो सभी को है, नाटक के शिक्षण क्या होता है, बस आप उसको लैंग्वेज में कैसे लिख रहे हैं वो आपके लिए मेन है। अगला प्रश्न 2018 में पूछा गया था, कविता शिक्षण के दो उद्देश्य। तो पहला होता है छात्रों में कल्पना शक्ति और बोध शक्ति का विकास करना। दूसरा है छात्रों को कविता जो पाठ है वो सुनने योग्य बनाना। तो दो पॉइंट है, ध्यान रखिएगा उद्देश्य। और यही जरूरी नहीं कि आप यही पॉइंट लिखें, आप अपने आप से लिख सकते हैं। अब कल्पना
शक्ति जैसे लिखा है, इसी का दूसरा वर्ड रूप लिख सकते हैं कि जो छात्र है उसमें भाव ग्रहण करने की क्षमता आ जाती है, अपनी कल्पना शक्ति का विकास करने लगता है। इस प्रकार से अलग अलग पॉइंट आप अपने आधार पर भी लिख सकते हैं। अगला कह रहा है कि कविता शिक्षण का महत्व। तो कविता मानव को रसपूर्ण और आनंद से परिपूर्ण कर देती है, कविता मानव हृदय को प्रभावित करती है, कविता बालक में रागात्मकता का विकास करती है और सृजनात्मकता का भी तो विकास करती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वाक्य की प्रमुख विशेषता जो है वो क्या होती है। अब बताइए। तो सबसे एक लाइन में अच्छी तरीके से लिखा है कि वाक्य के अंदर जो भाव है उनको अभिव्यक्त करने की क्षमता निहित होती है। यही मेन आपका सबसे पॉइंट भी होता है कि जो आपका सेंटेंस है वो क्या कहना चाह रहा है। तो अभिव्यक्त करने का मतलब तो होता है अपने विचार को दूसरे के सामने प्रकट करना, तो उसकी क्षमता निहित होती है। अगला है संयुक्त व्यंजन। तो आपको पता है छत्रज्ञ और श्रा। ये आपका श्रा दो बार लिखा हुआ है, देखिए मिसप्रिंट है, ये छा होता है, छा त्रा ज्ञा और श्रा। अगला है कि चा वर्ण की ध्वनियां कितनी होती हैं। तो चा वर्ग में कौन कौन से आते हैं, चा छा जा जा यहाँ आते हैं। पा वर्ग, इसी प्रकार पा वर्ण की ध्वनियां कितनी होती हैं। तो आप देंगे पा फा बा भा मा। अंतस्थ व्यंजन यारा लावा, देखिए 2019 में अंतस्थ व्यंजन पूछा गया था, मैंने बहुविकल्पी में सारी चीजें आपको क्लियर कर दी थी इसीलिए। अगला कह रहा है शब्द किसे कहते हैं। तो अक्षर और वर्णों के परस्पर मेल को कहते हैं। अगला है हलंत से क्या अभिप्राय है। तो इस प्रकार हलंत का चिन्ह होता है, जहां हलंत से आशय हिंदी लेखन में जब किसी व्यंजन को स्वर रहित प्रदर्शन करना होता है तो हलंत का यूज किया जाता है। जैसे कि का जो है इसको का हलंत के साथ लिख सकते हैं, ला जो है उसको ला लिखते हैं। तो ये आपका स्वर रहित जो है उसके प्रदर्शन के लिए होता है, क्योंकि आपका मिलकर बना होता है। अगर आप देखेंगे जो का है वो कैसे मिलकर बना होता है, हलंत वाला और साथ में आ, इस प्रकार से आप देखते हैं सबसे मिलकर बना होता है। तो जब आप ये छोटा आ है इसको हटा देंगे तो क्या ये बन जाएगा, अगर केवल इसमें हलंत लगा रहे तो आप कहेंगे स्वर रहित हो जाएगा। अगला प्रश्न है मूर्धन्य वर्ण कौन से हैं। 2019 में आया था, देखिए प्रश्न। तो आप क्या कहेंगे, री टा ठा डा ड़ा ड़ा रा और श। जितने भी आपके मूर्धन्य वर्ण में आते हैं वो सभी आप इसमें लिख देंगे। अगला है संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है। तो आप क्या कहेंगे, नागरी लिपि जो है वो होती है। संस्कृत भाषा की लिपि नागरी लिपि आपका हो जाएगा। अच्छा, ये ऊपर वाले प्रश्न में ये चीज अवश्य ध्यान रखिएगा कि मूर्धन्य वर्ण में आपका जो टा वर्ग है वो तो आता ही है पूरा पूरा, उसके साथ साथ ये जो स्वर है री से ऋषि वाला वो भी आता है, और ये जो आपका उस व्यंजन में श श श हा आता है उसका ये वाला श आता है। तो यही दो मेन आपके इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप टावर का आसानी से कर ले जाएंगे। अगला कह रहा है कि विसर्ग का आशय स्पष्ट कीजिए। तो हिंदी लेखन में विसर्ग के प्रयोग से किसी शब्द में बल प्रदान किया जाता है। यथा, जैसे कि यथा मतलब होता है उदाहरण, दुख के स्थान पर दुख लिखना, इस प्रकार से विसर्ग लिखकर आप दर्शाते भी हैं। अगला है अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, आप सभी जानते हैं। अगला कह रहा है का वर्ग में कितने वर्ण हैं। तो का खा गा गा अंगा, आप सभी जानते हैं। अगला है स्वरों का लिखित वर्णन प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से स्वर आ, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा उ रिपु री ए और लिखा हुआ है, इसी प्रकार इसकी मात्रा भी आप नीचे दर्शा सकते हैं। अगला कह रहा है ध्वनि को लिपिबद्ध करने का अभ्यास कराने हेतु तो आवश्यक जो क्रियाएं हैं उसका वर्णन कीजिए। तो पहला है वर्णाकृति का ज्ञान होने पर ही बच्चों को लिखना सिखाना चाहिए। दूसरा है लिपियों में अंतर करने का ज्ञान होने पर ही अभ्यास कराना चाहिए। फिर है बालक जब शब्द चित्रों को पहचान कर वर्णों की ध्वनियों के अंतर को जो है वो समझ जाता है तभी अभ्यास कराना चाहिए। फिर आपका चित्र दर्शन और शब्द पठन का ज्ञान होने पर ही अभ्यास कराना चाहिए। तो ये सभी आपके जो है इस प्रकार से हो जाएंगे। अगला देखते हैं अल्प विराम चिन्ह बताइए। तो वाक्य में अल्प विराम ये कॉमा होता है, इस प्रकार से इसका प्रयोग वाक्य के मध्य में अर्ध विराम से कम समय रुकने के लिए किया जाता है। इस आपके जो विराम चिन्ह है उनसे भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं हर बार, हर साल एक ना एक। तो इन सभी को एक बार अवश्य देख लीजिएगा। बाकी अगर प्रीवियस वाले आप देखेंगे जो वीडियो मैंने कराए हैं फास्ट रिवीजन के, उसमें मैंने सारी चीजें आपको बताई हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो शब्दांश शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं तथा नए शब्द बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं जो अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, जो स्टार्टिंग में जोड़े जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निर्देशक चिन्ह का वर्णन कीजिए। तो निर्देशक चिन्ह को डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि विनोद ने पूछा आप कब आएंगे, तो ये आपका यहाँ पर जो पूछा है उसके बाद देखिए निर्देशक चिन्ह जो है वो लगा हुआ है। अगला 2019 में प्रश्न पूछा गया था सबसे लेटेस्ट में कि रविन्द्रनाथ जी ने शांति निकेतन की स्थापना की, इस वाक्य को कर्म वाच्य में परिवर्तित कीजिए।
तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई। इस प्रकार से आपका बदल जाएगा कृतवाच्य, कर्मवाच्य, यही आपके होते हैं। अगला देखते हैं, अर्धविराम को समझाइए। तो वाक्य में पूर्ण विराम से जब कम ठहरने के लिए हम यूज करते हैं तो अर्धविराम का यूज करते हैं। चिन्ह आपको पता होना चाहिए कि आप ऊपर इस प्रकार से बिंदी और उसके नीचे कॉमा लगाते हैं, इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि विवेक, हिमालय, दिल्ली आदि। यहाँ पर एग्जाम्पल आपके गलत दे रखे हैं। क्यों? ये सब तो कॉमा कॉमा लिखे हुए हैं, ये आपके एग्जाम्पल सब गलत हैं। आप क्या एग्जाम्पल रखेंगे कि जैसे यह घड़ी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, फिर उसके बाद लगाएंगे अर्धविराम, फिर लिखेंगे यह बहुत सस्ती है। जब हम क्या कहते हैं, बहुत हल्का सा विराम लेना होता है, तब वहां पर हम अर्धविराम का यूज करते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपके सब गलत लिखे हुए हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। 2019 में आया था सबसे लेटेस्ट में कि वे शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें समानार्थी कहते हैं। आप यहाँ पर पर्यायवाची के कुछ उदाहरण भी लिख सकते हैं। अगला कह रहा है विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो विलोम कहते हैं, आप सभी जानते हैं। कुछ शब्दों के विलोम पूछे गए, जैसे कि आरोप का विलोम क्या होता है, प्रत्यारोप होता है। आरी का विलोम मित्र होता है। आज का कल, आशा निराशा। तो ये सब क्या है, विलोम शब्द आपके हो जाएंगे। अगला कह रहा है कि उद्यान तथा बंदर के समानार्थी शब्द लिखिए। तो उद्यान के समानार्थी बाग भी होता है, बगीचा भी होता है, उपवन भी होता है। बंदर के पर्यायवाची वानर होता है, कपी होता है, मरकट होता है। तो ये सभी किसके हैं पर्यायवाची, उद्यान और बंदर के। ऐसे आपसे पूछे जा सकते हैं किसी के भी, तो आपको जो मेन है एक बार रिवाइज करके अवश्य जो है वो जाना है। अगला कह रहा है कि श्रुत लेख के लाभ बताइए। श्रुत लेख आपका यहाँ पर पूछा गया। श्रुत मतलब सुनना, लेख मतलब लिखना, सुनकर लिखना, इस प्रकार से आसानी से आप कह सकते हैं। तो विद्यार्थियों की जो श्रवण प्रक्रिया है या श्रवण शक्ति आप कह सकते हैं, उसमें सुधार होता है जब सुनेंगे, जाहिर सी बात है। दूसरा आप क्या कह सकते हैं कि जो लेखन सामग्री है उसका भी विभाजन करना सीख जाते हैं। तीसरा आप क्या कह सकते हैं कि विराम चिन्ह चिन्ह आदि भी लगाना जो है वो सीख जाते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न कि शुद्ध, सुडौल और आकर्षक लेखन के अभ्यास के लिए किसी एक विधि का वर्णन यहाँ पर पूछा गया है। तो चित्र विधि यहाँ पर लिखी गई कि इस विधि में वर्ण से प्रभावित होने वाली जो वस्तु है उसका चित्र बनाया जाता है। जैसे कि का के लिए आप कलम बना दीजिए, गा के लिए आप गमला बना दीजिए, घा के लिए घड़ा बना दीजिए, पा के लिए पंखा बना लीजिए, ता के लिए तराजू, चा के लिए चक्की आदि। इस प्रकार खेल खेल में बच्चों को वर्ण रचना सिखाई जा सकती है। हिंदी के प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग चित्र उपलब्ध हैं। जैसे कि जैसे ही विद्यार्थी वर्ण लिखने में निपुण हो जाएगा उसे मात्रा लिखने की शिक्षा जो है वो दी जा सकती है। आप देखते हैं छोटे बच्चों की जो पुस्तक होती है उसमें इसी प्रकार से पूरा एक पन्ना होता है, उस पर एक खाली वर्ण लिखा होता है, उस पर लिखा आता है का से कलम। वही चीज है चित्र विधि आपकी। अगला कह रहा है सम संख्या क्या है, इवन नंबर। तो आप क्या कहेंगे, जो संख्या दो से पूर्णतः विभाज्य हो जाए सम संख्या कहलाती है। 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से आप कह सकते हैं। विषम संख्याएं ऑड नंबर क्या होती है, तो दो से पूर्णतः विभाज्य ना हो विषम संख्याएं, जैसे 1, 3, 5 इसी प्रकार आपकी आगे भी हो जाएंगी। अगला कह रहा है अपरिमेय संख्या क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन क्यू मतलब P अपॉन क्यू इसके रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल भी कतई बेकार दिए हुए हैं, 5, 7 ये सब एग्जाम्पल आपके बिल्कुल आप नहीं लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, जैसे कि आपका अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, इस टाइप के आप अपरिमेय संख्या में लिखेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न, सहभाज्य संख्या क्या होती है, को प्राइम नंबर्स। तो वैसी संख्याओं का युग्म जिसका महत्तम समापवर्तक यानी कि जो एचसीएफ है वो 1 हो और सह अभाज्य संख्या वो कहलाती है। जैसे 5, 6, 8, 9 ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। अगला कह रहा है रामानुजन संख्या बताइए। तो आप क्या कहेंगे, वैसी लघुत्तम प्राकृत संख्या जिसे दो अलग अलग घन संख्या के रूप में लिखा जा सके रामानुजन संख्या कहलाती है। इसको ध्यान से समझिए। जैसे कि 1729 को अगर आप देखें तो 1729 को आप दो संख्याएं ऐसी लीजिए जिनके घन के योग के रूप में आप इसे लिख सकते हैं। तो 10 का क्यूब कितना होता है, आप कहेंगे 1000 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहेंगे 729 होता है। 9 9 81 और 81 इंटू 9 729। तो इन दोनों का जोड़ आपका 1729 आएगा। तो ये आपका एक तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, 12 का क्यूब करेंगे तो आपका कितना होगा, आपका 1728 होता है। तो आप क्या लिखेंगे 1728 और प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस 1 तो 1728 1 जोड़ेंगे 29 आ जाएगा 1729। तो ये भी तो कहने का मतलब क्या है, ऐसी लघुत्तम प्राकृत संख्या जिसे तो अलग अलग जो घन संख्याएं हैं इसके योग के रूप में लिखा जा सके उसे हम रामानुजन संख्या कहते हैं। अगर आपको याद होगा तो डीएलएड 4th सेमेस्टर का जब मैं आपको चैप्टर वाइज कोर्स अभी 2020 के लिए करा रहा था अभी कुछ दिन पहले, तो वहां पर ये रामानुजन संख्या मैंने आपको और एग्जाम्पल के जरिए भी बताई थी। अगला देखते हैं प्रश्न, परिमेय संख्या क्या है, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो आपका 2018 में पूछा गया था। देखिए आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका यहाँ पर मैथ के प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपका सब्जेक्ट का नाम ही है गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास, इसीलिए।
परिमेय संख्या क्या होती है? रेशनल नंबर। तो ऐसी संख्या जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सके वह होती हैं। पर शर्त क्या है? जो पी अपॉन क्यू है इसमें जो नीचे वाला मान है ये शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप शून्य के बराबर लिख देंगे तो उसका मान अनंत हो जाता है। जैसे 5/4 आपकी परिमेय संख्या है, -1/6, 2 इस टाइप से आपकी हो जाएंगी। 2 भी आपकी, -5 भी, इस टाइप से आप समझ सकते हैं। अगला है पूर्ण संख्या, किसे कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं हम इसे? होल नंबर। तो जीरो सहित प्राकृतिक संख्या के परिवार को पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए 1 से लेकर 2 हो गया, 3 हो गया, इस प्रकार तक अनंत तक आपकी जो संख्याएं होती है वो होती है प्राकृतिक संख्याएं। जब इसमें शून्य को भी शामिल कर दिया जाता है तब आपकी ये पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर बन जाते हैं। वही यहाँ पर लिखा है। अगला कह रहा है जोड़ किसे कहते हैं? तो जब हम एक संख्या में दूसरी संख्या को मिलाते हैं तो उसे जोड़ कहते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। अगला है 36 जो है उसमें से 19 को घटाइए, तो 36 में 19 घटाएंगे 17, आप आसानी से कर सकते हैं। 7, 8, 9 से इसको घटाना है, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। अगला है जोड़ के अध्यापन में ध्यान देने हेतु महत्वपूर्ण तथ्य बताइए। तो सबसे पहला क्या है कि प्राकृतिक वस्तुओं के रूपों को उदाहरण स्वरूप भी प्रयोग करना चाहिए। होता है ना, हम कहते हैं ना कि बेटा ये देखो तुम्हारे पास एक पेन है, मैंने तुम्हें एक पेन और दे दिया, अब तुम्हारे पास कितने पेन हो गए? तो हमने क्या किया? प्राकृतिक वस्तुओं को लेकर उसे जोड़ सिखाया, वही लिखा है यहाँ पर। दूसरा कह रहा है प्राथमिक जो जोड़ संबंधित तथ्य है उनका पूर्ण ज्ञान अत्यंत जरूरी है। बेसिक मजबूत होगा तभी वो आगे समझ पाएगा। स्थानिक मूल्य के समुचित ज्ञान के लिए जोड़ की प्रक्रिया का उचित प्रकार से समझ भी आना मुश्किल है। इसी प्रकार जोड़ प्रक्रिया जो है उसको विभिन्न मनोरंजक विधियों की सहायता से सिखाना चाहिए, बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे। प्राथमिक जोड़ को सिखाने के लिए बच्चों को जोड़ संक्रिया से संबंधित उदाहरण तथा जो दृष्टांत है उसका चित्र सहित भी अध्ययन कराना चाहिए। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, और ये हमारे लास्ट प्रश्न गुणा तक रह गए। उसके बाकी बचे आधे प्रश्न जो है हम नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे, जहां पर आपके प्रीवियस ईयर भी जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी टाइप के, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे और वीडियो आपका ज़्यादा लेंथी भी नहीं होगा। और अभी तक वीडियो का आपने अभी तक लाइक ना किया हो, इतनी सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा सभी लोग। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ अवश्य जाइएगा। और टाइमिंग जिनको नहीं पता है वो भी मैं बता देता हूँ। सुबह 11 बजे चतुर्थ सेमेस्टर की एक टाइमिंग, और एक शाम के 8 बजे। शाम के 8 बजे से हमें इंग्लिश चल रही है। आधे से ज़्यादा क्या, लगभग सभी कोर्स कंप्लीट हो गया है। जो कुछ बाकी चीज़ें रह गई वो जल्दी हो जाएंगी। भाग क्या है? भाग का अर्थ क्या होता है? बंटवारा, जो बार बार घटाने की प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं। घटाना क्या है? किसी एक संख्या में दूसरी संख्या कम करना घटाना है। गुणा क्या है? तो आप कहेंगे जोड़ की आसान विधि गुणा होती है, क्योंकि एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया गुणा का रूप ले लेती है। कहने का मतलब क्या है? जैसे कि 2 का पहाड़ा देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, इस टाइप से। एक मिनट, 2, 4, 6, 8। अब यहाँ पर 2 से यानी 2, 2 जा 4 होता है, तो दोबारा इस नेक्स्ट वाली संख्या पे क्या किया आपने? 2 ही तो उसमें जोड़ा, तभी तो आपको अगली संख्या प्राप्त हुई। इसी प्रकार आप देख रहे हैं फिर से आप 2 जोड़ रहे हैं, तभी तो आपको अगली संख्या प्राप्त हुई। वही लिखा है कि जोड़ की जो आसान विधि होती है उसी को गुणा कहते हैं, क्योंकि एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया गुणा का रूप ले लेती है। जैसे कि 13 का आपको पढ़ा आता है, तो 13 दूना 26 होता है, 13 तिया 39 होता है, तो आप क्या करिए 13 13 जोड़िए, आपका उससे आ जाएगा। भाई आप समझ गए होंगे। इसी के साथ हमारे आज का पार्ट समाप्त होता है। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो यहाँ पर मैथ आपकी ज्यादा कठिन है नहीं, तो जो कठिन नहीं है उस जिस लेवल पर पूछी जाती है उसी लेवल पर क्वेश्चन भी है कि 6, 3, 6, 8। इसमें आपको 6 जो है इसका स्थानीय मान जो है वो बताना है। 2018 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था इसी पेपर में। तो देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, 6 2 बार आया है इस चीज का। तो ऑप्शन ABCD तो मैं दे नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये आपका सिंपल का क्वेश्चन है। तो अपना उत्तर सभी लोग वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। इसी के साथ हमारे ये पार्ट आज का समाप्त होता है। बाकी बचे जो क्वेश्चन है इसी के इतने ही हैं, आधे वो हम देख लेंगे कल सुबह 11 बजे। तो आज पर इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।